नमस्ते बच्चों। मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से पाठ 3 ततारा वामिरो कथा। लीलाधर मंडलोई द्वारा लिखी यह कहानी एक लोक कथा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ में आए कठिन शब्द और मुहावरों के अर्थ मैं यहाँ दे रही हूँ ताकि आप जब भी पाठ को पढ़ें तो आपको उसे समझने में आसानी हो। ततारा वामिरो कथा। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र हैं। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। तो यहाँ पर लेखक हमें अंडमान द्वीप समूह मतलब जो अंडमान आइलैंड है उसके बारे में बता रहे हैं कि उसका जो लास्ट सदर्न द्वीप जो सदर्न आइलैंड है वह है लिटिल अंडमान, जो कि अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर उससे लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसके बाद ही मतलब लिटिल अंडमान के बाद ही जो निकोबार द्वीप समूह या जो निकोबार आइलैंड्स हैं वो शुरू होते हैं, और जहाँ पर कि मुख्य रूप से निकोबारी जनजाति के लोग रहते हैं। और ये उनका बहुत पुराना स्थान है जहाँ से वो बरसों से रहते आ रहे हैं। निकोबार द्वीप समूह का जो पहला प्रमुख द्वीप है वह है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। और यहाँ के लोगों का ऐसा विश्वास है कि पहले लिटिल अंडमान और कार निकोबार एक दूसरे से जुड़े हुए थे। बाद में ये एक दूसरे से अलग हो गए, विभक्त हो गए मतलब अलग हो गए। और इनके अलग होने की एक कहानी है, एक लोक कथा है जो आज भी वहाँ पर सुनाई जाती है, बताई जाती है। आज भी वहाँ पर वह प्रचलित है। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था ततारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। सभी उसका आदर करते, वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहाँ पहुँच जाता। दूसरे गांवों में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे तो वहाँ पर एक सुंदर सा गांव था जिसका नाम था पासाम। उस गांव में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम ततारा था। निकोबार के जो लोग थे वो सब उसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो एक बहुत ही मददगार मतलब दूसरों की मदद करने वाला और नेक इंसान था। हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तत्पर मतलब तैयार रहता था। केवल अपने गांव वालों की नहीं बल्कि उस पूरे आइलैंड के लोगों की मदद करना वो अपनी ड्यूटी समझता था, अपना कर्तव्य समझता था। और इस कारण वहाँ के लोग उसके बारे में बहुत बातें करते थे। वो हमेशा चर्चा में रहता था, उसकी बड़ाई करते थे, उसकी प्रशंसा करते थे और उसको बहुत रिस्पेक्ट देते थे। इसलिए जब भी कहीं पर केवल उस गांव में नहीं दूसरे गांव में भी अगर कोई फेस्टिवल होता, कोई प्रोग्राम होता तो उसे स्पेशली आमंत्रित किया जाता। और अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती, वो किसी मुसीबत में फंसता तो वो उसे याद करता और ततारा दौड़कर वहाँ पर चला जाता। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता।
लोगों का मत था, बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत देवीय शक्ति थी। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग ना होने देता, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी ना करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। यहाँ पर ततारा के स्वभाव के साथ साथ उसकी पर्सनालिटी के बारे में बताया जा रहा है कि उसकी पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व बहुत ही सुंदर था और साथ ही वो सबको अपना समझता था और सबकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। वो पारंपरिक ट्रेडिशनल अटायर पहनता था, पारंपरिक पोशाक पहनता था और उसकी कमर में एक लकड़ी की तलवार हमेशा बंधी रहती थी। लकड़ी की होते हुए भी लोगों को ऐसा लगता था कि ज़रूर उसमें ईश्वरीय शक्ति है और ततारा उस तलवार के कारण ही तरह तरह के बड़े बड़े कारनामे, बड़े बड़े काम कर सकता है। ऐसा था कि कभी किसी ने उसे तलवार निकालते हुए देखा नहीं था, पर जिस तरह की साहस से भरे काम वो करता था उससे लोगों को लगता था कि उस तलवार में ज़रूर कोई विशेष शक्ति है। वो एक रहस्य थी, सीक्रेट थी कि उसके बारे में लोगों को कुछ भी पता नहीं था। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाहटें शने शने क्षीण होने को थी। उसका मन शांत था। विचारमग्न ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध बुध खोने लगा। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक शाम ततारा दिन भर बहुत अधिक मेहनत करने के बाद शाम के समय समुद्र के किनारे घूम रहा था। सूरज डूबने वाला था और ठंडी हवा चल रही थी। पक्षियों की चहचहाहट धीरे धीरे कम हो रही थी। वो बहुत शांत था और कुछ सोचते हुए समुद्र की बालू पर बैठकर समुद्र के ऊपर जो सूरज की किरणें गिरकर खत्म हो रही थी उन्हें देख रहा था। तभी उसे एक मधुर गीत सुनाई दिया। धीरे धीरे वो उस गीत में खो गया। बीच बीच में लहरों का भी संगीत सुनाई दे रहा था, मतलब लहरों की भी ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई संगीत हो। वो जो गीत था या जो गीत का गायन था वो इतना इफ़ेक्टिव था, इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध बुध खो बैठा, मतलब होशो हवास खो बैठा। मतलब पूरे वो तल्लीनता के साथ मन लगाकर केवल उस गीत को सुन रहा था। तभी लहरों का एक तेज झोंका आया और उसका ध्यान भंग हुआ। उसे होश आया कि वह समुद्र के किनारे खड़ा है और कहीं दूर से वह गीत सुनाई दे रहा है। तो वह उस गीत की दिशा में बढ़ने लगा कि ये गाना कौन गा रहा है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया। अंततः उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एक टक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। वह बेचैन होता हुआ आगे बढ़ रहा था। विकल मतलब बेचैन। तभी उसने देखा कि एक सुंदर सी लड़की शाम के सुंदरता में खोई हुई समुद्र के ऊपर जो सूरज की किरणें गिर रही हैं उन्हें देखती हुई मन लगाकर गा रही है। और यह एक श्रृंगार गीत था। श्रृंगार गीत मतलब सौंदर्य से संबंधित गीत या प्रकृति से संबंधित गीत वो गा रही थी। उसे ज्ञात ही ना हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निःशब्द ताके जा रहा है। एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती
उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज़ सुनी। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ततारा ने विनम्रतापूर्वक कहा। तो वो लड़की मन लगाकर गा रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि एक अजनबी लड़का उसके पास आकर खड़ा हुआ है और बिना आवाज़ किए कंटिन्यूअस उसे देख रहा है, उसे ताके जा रहा है। तभी एक समुद्र से ऊंची लहर उठी और उसने उस लड़की को भिगो दिया। और इस हड़बड़ाहट में, इस घबराहट में जब उसका पूरा शरीर पानी से भीग गया तो वो गाना भूल गई। और फिर धीरे धीरे वो अपने कपड़ों को सुखाती, निचोड़ती, तब तक उसे एक आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ ततारा की थी, जो वो उससे रिक्वेस्ट करके पूछ रहा था, विनम्रतापूर्वक, नम्रतापूर्वक, आदर के साथ पूछ रहा था कि तुमने अचानक, एकाएक मतलब अचानक, तुमने अचानक इतना अच्छा गीत गाना क्यों अधूरा छोड़ दिया? अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। पहले बताओ, तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण? अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं, यह तुम भी जानते हो। तो पहले तो वह अपने सामने उस सुंदर युवक को, मतलब ततारा को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुई। विस्मित हुई मतलब आश्चर्यचकित हुई। उसके मन में उसके प्रति आकर्षण भी पैदा हो गया था, लेकिन फिर उसने अपने आप को कंट्रोल कर कर, नियंत्रण में कर कर, बेरुखी के साथ, मतलब उसकी तरफ ध्यान न देते हुए प्रश्न किया कि तुम कौन हो? तुम होते कौन हो मुझे इस तरह से देखने वाले और मुझसे ऐसा प्रश्न पूछने वाले? और वह यह भी बोली कि गांव के लड़कों के अलावा और किसी गांव के लड़कों से मैं बात नहीं करती और ना ही उनके प्रश्नों को उत्तर मैं दूंगी, और तुम इस नियम को अच्छी तरह से जानते भी हो। ततारा मानो सुध-बुध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया। तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ, युवती ने कहा। सच बताओ, तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। तो इधर जब लड़की ने ये प्रश्न किया तो ततारा इतना उस गाने में खोया हुआ था कि उसके प्रश्न का उत्तर देने की बजाय उसने फिर से अपना प्रश्न दोहराया कि तुमने गाना क्यों रोक दिया, तुम गाना क्यों नहीं पूरा कर रही हो, तुम्हारी आवाज़ कितनी अच्छी है। इस पर उस लड़की को थोड़ा और गुस्सा आया। उसने कहा, ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुम बताओ कि तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी लपाती में नहीं देखा। तो वो जो लड़की थी वह लपाती गांव की रहने वाली थी, इसलिए वो कह रही है कि तुमको मैंने पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। ततारा मानो सम्मोहित था। उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से पहुंच ना सकी। उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। युवती झुंझला उठी। वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चयपूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा, ढीठता की भी हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो। गीत गाओ, गीत गाओ, आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। ततारा को मानो कुछ होश आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा। तो ततारा उससे इतना ज़्यादा आकर्षित हो गया था, उसके मोह में पड़ गया था कि उसके कानों में उस लड़की की आवाज़ जा ही नहीं रही थी। वो बार बार उससे पूछ रहा था कि तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। अब लड़की को चिढ़ आ गई। वो झुंझला उठी, मतलब उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर वो सोचते हुए कठोर स्वर में बोली, निश्चय करते हुए, कि तुम्हारी इस जिद की भी हद है। जब मैं तुमसे तुम्हारा इंट्रोडक्शन मांग रही हूँ, तुम्हारी पहचान मांग रही हूँ, तो तुम एक ही बात को बार बार क्यों दोहरा रहे हो? राग अलापना मतलब एक ही बात को बार बार कहना। आखिर क्यों गाऊँ मैं? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम है? तो उसने कहा कि तुम क्या गांव के नियम को नहीं जानते कि मैं दूसरे गांव के लड़के के सामने बात भी नहीं कर सकती, तो गाना तो दूर की बात है। और इतना कहकर वह तेजी से वहाँ से जाने लगी। तब ततारा को होश आया कि अरे ये मैं क्या कर रहा था। मैं उस लड़की को ठीक से उत्तर भी नहीं दे सका और मैं बार बार उससे इस तरह के प्रश्न पूछ रहा था। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो उस लड़की के रास्ते में सामने जाकर खड़ा हो गया
और रिक्वेस्ट करने लगा, मुझे माफ़ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। ततारा ने विवशता में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। तो ततारा ने अब अपनी गलती के लिए उस लड़की से माफ़ी मांगी और ये भी कहा कि लाइफ में पहली बार वो इस तरह से बेचैन हुआ है, अनईज़ी हुआ है। और वो कहने लगा कि तुम्हें देखकर, तुम्हारा गाना सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस तुम मुझे अपना नाम बता दो। तो इस तरह से उसने उसको रिक्वेस्ट की, बड़े प्यार से, बड़े सॉफ्ट वॉइस में। और वो कंटिन्यूसली उस लड़की को देख रहा था और उसके चेहरे पर प्रॉपर सच्ची रिक्वेस्ट थी। वामीरो, एक स्वरस घोलती आवाज़ उसके कानों में पहुंची। वामीरो, वामीरो, वाह कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी ना यहाँ? तातारा ने याचना भरे स्वर में कहा। तो उस लड़की ने गुस्से में उत्तर दिया, अपना नाम बताया कि वह उसका नाम वामीरो है। उसका नाम सुनकर तातारा को बहुत खुशी हुई। बोले बोले तुम्हारा नाम कितना अच्छा है, कल तुम फिर से मुझसे मिलने आओगी ना? उसने फिर से उससे रिक्वेस्ट की। नहीं, शायद कभी नहीं, वामीरो ने अन्यमनस्कतापूर्वक कहा और झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे। वामीरो, मेरा नाम ततारा है। कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा। तुम्हारी बाट जोहूंगा, ज़रूर आना। वामीरो रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा। तो जब ततारा ने उससे दूसरे दिन आने के लिए रिक्वेस्ट की तो उसने साफ मना कर दिया। बोली अब मैं कभी नहीं आऊँगी यहाँ पर। और वो वहाँ से तेज़ी से लपाती की तरफ दौड़ने लगी और पीछे पीछे से उसे ततारा की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, जो कह रहा था कि मेरा नाम ततारा है। मतलब उसने उस लड़की को अपना नाम बताया और साथ ही कहा कि कल मैं इसी समय तुम्हारा इस चट्टान पर इंतज़ार करूँगा। बाट जोहूँगा मतलब इंतज़ार करना, तुम ज़रूर आना। तो वामीरो रुकी नहीं और भागती चली गई और तातारा उसे जाते हुए देखता रहा। वामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। एक झल्लाहट में उसने दरवाज़ा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। तो वामीरो जब घर पहुंची तो उसके अंदर एक अलग प्रकार का बेचैनी थी, अनईजीनेस था। वो उसको अच्छा नहीं लग रहा था कुछ भी। और वो बार बार ततारा का ध्यान उसके मन में आ रहा था। वो कोशिश कर रही थी कि इस ततारा को अपने मन से निकाल दूं। इस झल्लाहट में, इस चिड़चिड़ में उसने दरवाजे को भी तेज़ी से बंद किया और फिर कोशिश करने लगी कि अपने मन को कहीं और मैं ले जाऊं। पर बार बार ततारा का वही रिक्वेस्ट करता हुआ, वही प्रार्थना करता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उसने ततारा के बारे में लोगों से बहुत सारी बातें सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया। सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही थी, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा, किंतु यह असंभव जान पड़ा। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। तो ततारा के बारे में उसने कई कहानियाँ सुनी थी, तो वो जानती थी कि वो ज़रूर एक सुंदर और ताकतवर साहसी युवक है। लेकिन आज जब वो ततारा से मिली तो वो एक अलग ही व्यक्ति लगा, जो सुंदर और ताकतवर तो था पर घमंडी नहीं था। बहुत ही शांत, सीधा साधा और सभ्य, मतलब वेल बिहेव्ड लड़का था। और वो सोचने लगी कि उसने जैसा वर, जैसा जीवन साथी अपने लिए सोचा था, ततारा की पर्सनालिटी बिल्कुल वैसी थी। गुड लुकिंग तो था ही था, नेचर वाइज भी बहुत अच्छा था। लेकिन फिर वह सोचने लगी कि यह तो गांव की परंपरा के विरुद्ध होगा। मतलब गांव का जो नियम है कि केवल अपने ही गांव के लड़के या लड़कियों से विवाह हो सकता है, तो वह दूसरे गांव के लड़के से विवाह कैसे कर सकती है। इसलिए उसने सोचा कि मुझे उसे भूल जाना चाहिए।
लेकिन वह उसके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था, असंभव हो रहा था। बार बार ततारा का जो चेहरा था वो उसकी आंखों के सामने आ रहा था, वही बिना पल के झपकाए उसकी तरफ रिक्वेस्ट करता हुआ ततारा का चेहरा। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित थे। किसी तरह आँच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी, ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी था। दिन ढलने के काफ़ी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। वामिरों की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी। अगर वामिरो न आई तो? वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। तो किसी तरह दोनों ही बेचैन थे। ततारा का भी मन किसी बात में नहीं लग रहा था और वामिरों का भी मन नहीं लग रहा था। तो इस तरह से रात तो बीत गई और दोनों बेचैन थे। दूसरा जो दिन था वो भी बहुत ही बोरिंग उनको लगा। किसी काम में दोनों का मन नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था दोनों शाम का इंतज़ार कर रहे हैं। और ततारा के लिए तो जैसे जीवन में वो पहली बार इतना बड़ा इंतज़ार कर रहा है। इसके पहले उसका मन हमेशा शांत रहता था, जीवन में किसी भी तरह की उथल पुथल नहीं हुई थी। पहली बार वो इतना ज़्यादा बेचैन अपने आप को महसूस कर रहा था, जिससे वह अचंभित भी था। अचंभित मतलब आश्चर्यचकित था, सरप्राइज्ड था और रोमांचित भी था। मतलब उसको एक एक्साइटमेंट था, वो बहुत उत्साहित था। किसी तरह दिन निकला और वो शाम को समय से पहले ही लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया और वामिरों का इंतज़ार करने लगा। पर उसके मन में एक डाउट, आशंका भी थी कि अगर वो नहीं आई तो। लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि फिर मैं क्या करूँगा, और वो उसका इंतज़ार कर रहा था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। वह बार बार लपाती के रास्ते पे नजरें दौड़ाता। सहसा नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई। कुछ और, कुछ और। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच वह वामिरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी, अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना न भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई। दोनों शब्दहीन थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एक टक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामिरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन। तो बस उसको एक उम्मीद थी कि वो आएगी, पर वो उम्मीद कभी भी ख़त्म भी हो सकती थी अगर वामिरो न आती तो। उसका ध्यान पूरे समय लपाती के रास्ते पर था। तभी उसने नारियल के पेड़ों के झुरमुट के पीछे किसी को देखा। धीरे धीरे वह व्यक्ति पास आता गया और उसने देखा कि वह वामिरो थी। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा, मतलब वह बहुत खुश हो गया। वामिरो घबराती हुई, अपने आप को छिपाती हुई धीरे धीरे ततारा की ओर बढ़ती चली आ रही थी। और वहाँ जाकर वो बिल्कुल चुप हो गई। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। और ततारा भी बहुत खुश था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे पर बातें कोई नहीं कर रहा था। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, सूरज डूब गया, अंधेरा हो गया। वामिरो को एकदम ध्यान आया कि अरे रात होने वाली है। वो दौड़ते हुए वापस लपाती गांव चली गई। ततारा वहीं उसे देखता रहा, बिना किसी आवाज़ के और बिना किसी मूवमेंट के, बिना किसी गति के। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी। वामिरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा का। दोनों का संबंध संभव न था। रीति अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। वामिरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अडिग रहे। वे नियमतः लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे। अफवाहें फैलती रहीं।
तो यहाँ पर यह बताया गया है कि रोज रोज ततारा और वामिरो एक दूसरे से वहीं उस समुद्र के किनारे उस चट्टान पर मिलते भी और एक दूसरे से कुछ भी बातें नहीं करते, बस मूर्ति की तरह एक दूसरे को बिना पल के झपकाए निहारते रहते, एक दूसरे को देखते रहते। और लेकिन उनके मन में जो एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव था, जो समर्पण का, डेडिकेशन का भाव था, वो कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा था और गहरा होता जा रहा था। तो इन दोनों का जो प्रेम है, इसको धीरे धीरे जो लपाती के लोग थे, वहाँ के जो लड़के थे, उन्होंने समझ लिया और यह बात सारे गांव में फैल गई। वामिरो चूँकि लपाती गांव की थी और ततारा पासा गांव का था, इसलिए उनका यह संबंध नहीं हो सकता था, क्योंकि यह नियम के विरुद्ध था। रीति के अनुसार वहाँ का जो कस्टम था, वहाँ की जो परंपरा थी, उसके हिसाब से लड़के और लड़की दोनों का एक ही गांव का होना जरूरी था, तभी उनका विवाह हो सकता है। तो वामिरो और ततारा को उनके मित्रों ने, उनके प्रियजनों ने समझाने की बहुत कोशिश की कि तुम दोनों आपस में क्यों मिलते हो, ऐसा करना छोड़ दो। लेकिन उनके ऊपर किसी भी बात का असर नहीं हुआ। दोनों अडिग थे, वो अपनी बात से मुड़े नहीं, हिले नहीं और रोज़ नियम पूर्वक रेगुलरली वो लोग लपाती के उसी समुद्र किनारे पर एक दूसरे से मिलते रहे। और धीरे धीरे उनके बारे में उटपटांग या तरह तरह की बातें या झूठी बातें फैलने लगी। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में रिष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। तो कुछ दिनों बाद में जो पासा गांव था, जो ततारा का गांव था, वहाँ पर एक पशु पर्व का, एक एनिमल फेस्टिवल का आयोजन हुआ, जिसमें कि जो ताकतवर और हेल्दी जो पशु रहते हैं उनका प्रदर्शन या उनका डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाता है। और साथ ही साथ उन पशुओं की ताकतवर युवकों से, जो यंग पीपल है, उनके साथ लड़ाई भी करवाई जाती है और उसमें उनकी शक्ति की परीक्षा होती है। तो साल में यह प्रोग्राम होता था जिसमें सभी गांवों के लोग भाग लेते थे। और उसके बाद में नृत्य, संगीत मतलब डांस का प्रोग्राम रहता, म्यूज़िकल नाइट होती और भोजन का भी आयोजन होता, मतलब सब लोग साथ में खाना भी खाते। तो शाम से ही सभी कार्यक्रम शुरू हो गए थे, सभी लोग वहाँ इकट्ठे हो गए थे। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक न था। उसकी व्याकुल आंखें वामिरो को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वह वामिरो थी जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी। उसकी आंखें तरल थीं, होठ काँप रहे थे। ततारा को देखते ही वह फूटकर रोने लगी। तो ततारा का मन आज किसी भी कार्यक्रम में थोड़ा भी नहीं लग रहा था। तनिक मतलब थोड़ा। वो बहुत बेचैन था। उसकी व्याकुल मतलब बेचैन आंखें वामिरो को ढूंढने में व्यस्त, व्यस्त मतलब बिजी थी, मशगूल थी। तभी उसने नारियल के झुंड के पीछे किसी को झांकते हुए देखा। तो उसने पास जाकर पहचानने की चेष्टा की। चेष्टा करना मतलब कोशिश करना। वह वामिरो थी जो भयवश मतलब डर के कारण हेजिटेट हो रही थी, झिझक रही थी। उसकी आंखें गीली थी, होठ काँप रहे थे और ततारा को देखते ही वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ततारा विह्वल हुआ। उससे कुछ बोलते नहीं बन रहा था। रोने की आवाज़ लगातार ऊंची होती जा रही थी। ततारा किम कर्तव्य विमूढ़ था। वामिरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहाँ पहुँची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। वामिरो की मां क्रोध में उफन उठी। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाज़ें उठाने लगे। तो वामिरो को रोते हुए देखकर ततारा दुखी हो गया। उसे कुछ बोलते हुए नहीं बन रहा था और धीरे धीरे वामिरो का जो रोना था वो बढ़ता ही जा रहा था। और ततारा किम कर्तव्य विमूढ़ था, मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। और उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसकी माँ वहाँ आ गई और दोनों को साथ में देखकर आग बबूला हो गई, मतलब बहुत क्रोधित होना।
इतने सारे लोगों के सामने अपनी बेटी को ततारा के साथ देखकर उसे वो बहुत इंसल्टिंग लगा, वो जो सीन था, जो दृश्य था। और तभी जो वहाँ के लोग थे वो भी वहाँ पर आ गए, जिससे कि उसका गुस्सा और बढ़ गया उसकी माँ का। वो ततारा को बुरा भला कहने लगे, इंसल्ट करने लगी। और साथ ही साथ जो गांव के लोग थे जो हमेशा ततारा की रिस्पेक्ट करते थे, वो भी ततारा के विरोध में बोलने लगे, मतलब आवाज़ उठाने लगे। यह ततारा के लिए असहनीय था। वामीरो अब भी रोए जा रही थी। ततारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहाँ विवाह की निषेध परंपरा पर शोभ था, वहीं अपनी असहायता पर खींच। वामीरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम ना था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे। एक सन्नाटा सा खिंच गया। तो ततारा को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था कि वामीरो रो रही है और उसकी माँ और गांव वाले उसे बुरा भला कह रहे हैं। इसके पहले उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। और उसको जो गुस्सा आ रहा था वह उस परंपरा, उस रीति पर आ रहा था कि क्यों मैं दूसरे गांव की लड़की से शादी नहीं कर सकता हूँ। तो ये जो गुस्सा था उसके ऊपर उसको बहुत चिढ़ आ रही थी। और अपने ऊपर भी चिढ़ इसलिए आ रही थी कि वो कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि वो परंपरा का विरोध भी नहीं करना चाहता था, किसी को तकलीफ भी नहीं देना चाहता था। और जो वामीरो रोए जा रही थी उसका दुख देखकर उसको और बुरा लग रहा था। उसमें उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो ना करूँ। और अचानक उसका जो हाथ है वो उसकी तलवार पर पहुँचा और गुस्से में उसने अपनी तलवार बाहर निकाल ली। अब जब तलवार बाहर निकाली तो लोग डर गए। वहाँ पर पूरा सन्नाटा छा गया। और तातारा का जो गुस्सा था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तलवार निकालने के बाद उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा। सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहाँ तक लकीर खींच गई थी वहाँ एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। तो जब उसको समझ में नहीं आया कि अब मैं इस गुस्से को कैसे कम करूं, तो उसने अपनी जो तलवार थी वो धरती के अंदर गाड़ दी। घोंप दी मतलब गाड़ दी। और ताकत से उसे खींचने लगा। अब जब ताकत से खींचने लगा तो उसका शरीर पसीने से भर गया और वो आगे आगे उस तलवार को खींचते हुए जाने लगा। सब घबरा गए कि ये ततारा अपनी जादुई तलवार से क्या कर रहा है, क्या अनर्थ होने वाला है। और वो अपना गुस्से में उसे खींचे जा रहा था। वो पूरा इतना मेहनत का काम था कि वो हाफ रहा था, लेकिन वो आगे आगे चला जा रहा था। जहाँ जहाँ उसने वो लाइन खींची थी वहाँ पर एक दरार, क्रैक आ गया और धीरे धीरे जो ज़मीन थी वो टुकड़ों में बंटने लगी। जब ज़मीन दो टुकड़ों में बढ़ने लगी तो एक बड़ी भारी आवाज़ आई, गड़गड़ की। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना न की थी। वे सिहर उठे। उधर वामीरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी, ततारा ततारा ततारा। उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। एक तरफ ततारा था, दूसरी तरफ वामीरो। ततारा को जैसे ही होश आया उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। तो ततारा गुस्से में ज़मीन को काटे जा रहा था और धरती के दो हिस्से हो रहे थे, और जिसके कारण सारे लोग बहुत डर गए थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ अनर्थ हो जाएगा। वो बहुत डर गए थे। और जो वामीरो थी वो एक सिरे पर खड़ी हुई दौड़ती हुई ततारा के पीछे पीछे जा रही थी और चिल्ला रही थी। लेकिन जो दरार से, जो क्रैक से जो बड़ा साउंड उत्पन्न हो गया था, जो आवाज़ थी उसमें उसकी आवाज़ दब चुकी थी। और जो ततारा था वो दूसरी साइड था। और देखते ही देखते जो द्वीप था वो दो टुकड़ों में बंट गया। एक तरफ ततारा था और दूसरी तरफ वामीरो। जब ततारा को होश आया तो उसने पाया कि वह जिस द्वीप पर है वह समुद्र में धंसने वाला है।
वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, वामिरो वामिरो वामिरो। उधर वामिरो भी ततारा ततारा पुकार रही थी। तो वो घबरा गया और उसने दूसरे सिरे को, जहाँ पर वामिरो थी, उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। वो नीचे की तरफ फिसलने लगा और समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था और उसके मुंह से बस यही आवाज़ निकल रही थी, वो वामिरो को ही पुकार रहा था और वामिरो भी ततारा को पुकार रही थी। ततारा लहूलुहान हो चुका था। वह अचेत होने लगा और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुंचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। तो ततारा को चोट लग गई थी, उसके शरीर से खून बह रहा था, फिर वह बेहोश हो गया और उसे कुछ होश नहीं था। और जो कटे हुए द्वीप के अंतिम सिरे पर वह पड़ा था, जो समुद्र में धीरे धीरे धंसने वाला था। फिर बहता हुआ ततारा कहाँ चला गया, किसी को भी नहीं पता। वामिरो इस दुख में पागल हो गई। इधर वामिरो पागल हो उठी। वह हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरह विलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग नहीं मिला। तो जब ततारा पानी में बहता हुआ कहीं चला गया, तो वामिरो इस दुख में पागल हो गई। वो पूरे समय ततारा को ही ढूंढती रहती, उसी जगह पर जाती और घंटों वहाँ बैठी रहती। वो ना तो खाना खाती और धीरे धीरे वो परिवार से विलग हो गई। विलग हो गई मतलब अलग हो गई और पता नहीं कहाँ चली गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर कोई भी पता नहीं चला। अब ना तो ततारा है ना वामिरो है, लेकिन उनकी ये जो प्रेम कहानी है वो घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के दो जो टुकड़े हुए, उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर की दूरी पर है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांवों में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। ततारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। तो उनका निकोबारियों का यह मानना है कि ततारा की तलवार के कारण ही कार निकोबार के दो टुकड़े हो गए और जो दूसरा भाग बना वो लिटिल अंडमान है, जो 96 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस घटना के बाद निकोबारियों को बहुत दुख हुआ और उन्होंने उस परंपरा को बदल दिया। अब दूसरे गांव के लड़के लड़कियों के साथ भी विवाह संबंध हो सकते हैं, विवाह किया जा सकता है। तो इस तरह से ततारा वामिरो ने जो अपना बलिदान दिया, इस परंपरा के कारण अपनी जान दे दी, उस त्याग के कारण ही निकोबार द्वीप समूह में ये सुखद परिवर्तन आया, परंपरा में परिवर्तन आया और अब वैवाहिक संबंध होने लगे। तो कई बार किसी के द्वारा किया गया त्याग लोगों की आंखें खोल देता है। निकोबारियों को भी यह समझ में आ गया कि परंपरा महत्वपूर्ण नहीं है, उससे अधिक महत्वपूर्ण लोग हैं, लोगों की जान है। और दो अच्छे लोगों को खोने के बाद उन्होंने इस परंपरा को बदल दिया। अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर लेकर फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।